हेलो फ्रेंड्स, मैं परमाल सिंह राजावत उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें और इस क्लास को अटेंड करने से पहले जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उस पर आप विजिट ज़रूर कर लें, क्योंकि जो फंडामेंटल्स ऑफ जो है रिप्रोडक्शन के वो स्टार्ट हो चुके हैं। उसमें हमने पहली वाली क्लास में हमने प्रोसेस समझा दी थी गैमेटोजेनेसिस में से पहली प्रोसेस जो थी ओवम मैच्योरेशन की, और इस जो क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, यानी कि स्पर्म का मैच्योरेशन कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका अपन स्टडी करेंगे इसके बारे में। ठीक है, आज जो क्लास है अपनी है स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। और स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जो क्लास सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो टेस्टिस है, ठीक है, इस टेस्टिस की जो म्यूकोजल लेयर होती है, म्यूकोजल लेयर, इस म्यूकोजल लेयर में दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं। एक होती है सर्टोली सेल और एक होती है सेल ऑफ लीडिंग। रिमेनिंग जो एनाटॉमिकल पार्ट है वो आप एनाफिजियो की जो क्लास है हमारी कंटिन्यू में चल रही हैं वहां पर विजिट कर लें। ठीक है, उसी बार में आपको वहां पर अजस्तर बेल डेवलप कर बेल इसको एक्सपेंड करेंगे कि कौन सी सेल कहाँ होती है, कौन सी लेयर कैसे होती है। ठीक है ना, केवल आप ये समझो कि जो टेस्टिस की जो म्यूकोजल लेयर होती है उस म्यूकोजल लेयर में सेल ऑफ लीडिंग एंड सर्टोली सेल, दो प्रकार की सेल होती है, सर्टोली सेल और एक सेल ऑफ लीडिंग। ठीक है, अब सर्टोली सेल से क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और सेल ऑफ लीडिंग से टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका डेवलपमेंट होता है। ये बात ना मेरे को अब आपको याद रखने का एक सीधा सा फंडा है कि सर्टोली सेल में अगर एस आ रहा है तो ये स्पर्म में भी एस आ रहा है, मतलब इस यानी सर्टोली सेल से स्पर्म फॉर्मेशन होगा और सेल ऑफ लीडिंग से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेंगे। ठीक है, ये सर्टोली सेल का एक काम और होता है कि ये सर्टोली सेल इसको डेवलप तो करती है लेकिन साथ में इसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, और सेल ऑफ लीडिंग से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये हार्मोन सब म्यूकोजा जो लेयर होती है वहां पर छोड़ दिए जाते हैं इस सेल के द्वारा, और सब म्यूकोजा लेयर में ब्लड वेसल्स, वेनस, लिम्फेटिक वेसल्स, सब वेसल्स होती हैं जो भी ब्लड सिस्टम में होती हैं, वो सारी ब्लड वेसल्स होती है। उसमें दौरान वहाँ ब्लड से ये जो हार्मोन है थ्रू आउट द ऑल ओवर बॉडी में पहुँचता है और पूरी बॉडी में पहुँच करके ये अपने सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनको शो आउट करता है। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का एक काम और होता है, ये किडनी पर एक्ट करता है और किडनी पर एक्ट करके ये एरिथ्रोपोइसिस भी कराता है। अब ये कैसे कराता है इसके बारे में आपको अजय सर बताएंगे जब भी वो एरिथ्रोपोइसिस की क्लासेस होंगी, उस टाइम पे आप देख लेना कि ये किडनी पर एक्ट करके कैसे एरिथ्रोपोइसिस करवाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, आपको अभी तक अपने माइंड में ये दो चीज सेट करनी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में जो म्यूकोजा लेयर होती है उस म्यूकोजा लेयर में दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं, सर्टोली सेल एंड सेल ऑफ लीडिंग। इन दोनों का काम हम बता चुके हैं कि इससे क्या होता है, सीक्रेशन हार्मोन का, और ये क्या बनाते हैं, स्पर्म। ठीक है, तो अब अपन इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब अपन जो मैच्योरेशन है और जो डेवलपमेंट है स्पर्म का वो कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उसके बारे में अपन आगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले सर्टोली सेल। ठीक है, सर्टोली सेल से स्पर्म, स्पर्मेटो गोनिया, जब स्पर्मेटोगोनिया बन जाते हैं उसके बाद ये एंटर होते हैं अपने फर्स्ट मियोसिस डिवीजन में। फर्स्ट मियोसिस डिवीजन जैसे उजरस में हुआ था ऐसे ही यहाँ पर स्टार्ट होता है फर्स्ट मियोसिस डिवीजन। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट मियोसिस डिवीजन कंप्लीट जो है, जो कंप्लीट नहीं हो पाता और ये प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट है वहां पर भी अपन ने नाम दिया था, ओवोनिया को क्या बोला था अपन ने, सेकंड नाम प्राइमरी
प्राइमरी oocyte, और यहां पर भी इस स्पर्मेटोगोनिया को अपन ने सेकंड नाम क्या दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये एंटर होते हैं अपने फर्स्ट मियोसिस डिवीजन में, और एंटर होने के बाद वहां पर भी अरेस्ट हुआ था, यहां पर भी ये अरेस्ट होते हैं प्रोफेज फर्स्ट में, क्योंकि सेल डिवीजन जो होता है मियोसिस सेल डिवीजन में 4 फेज होती हैं, टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज एंड प्रोफेज। ठीक है, इसमें प्रोफेज फर्स्ट में ये अरेस्ट होता है, और यहां पर ये जो है आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 16 दिन तक अरेस्ट रहता है। कितने दिन तक? 16 दिन तक। उसके बाद जैसे ही ये 16 दिन कंप्लीट होते हैं, उसके बाद ये 2 सेकेंडरी मतलब जो है आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लेते हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। इधर बनाएंगे ये अपने एक्स एंड इधर बनाएंगे ये वाई। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटो। अब मैंने कहा था कि जब तक मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ था तब तक क्रोमोसोम की संख्या वही रहेगी जो पहले थी, क्योंकि यहां तक क्रोमोसोम मेटोसिस डिवीजन से हुए थे। लेकिन जैसे ही ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हुआ, चेंज होने के बाद इनकी संख्या हैप्लॉइड हो गई, यानी कितनी हो गई? आधे, 23 इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद ये क्या बनाते हैं? 22x एंड 22y। ओके, जैसे ही ये बन जाते हैं तो अब इनके बाद इनमें से आगे चल करके 23x, अब यही जो है आगे प्रोसेस होती है जो आपकी इस प्रकार से डेवलप होती है, और ये आगे फर्दर मियोसिस प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उस दौरान क्या बनाते हैं? स्पर्मेटोटेड। ठीक है, ये भी स्पर्मेटोटेड। स्पर्मेटोसाइट, क्योंकि यहां पर जब एक पुत्री कोशिका 2 पुत्री कोशिकाओं में बदलती है, वापस से फिर होगा मियोसिस, तो ये भी अपनी 2 पुत्री कोशिकाएं बनाएगी। ठीक है, तो उनमें से एक स्पर्मेटोटेड तो कौन सा होगा? 23y एंड 23y और 23x 23x। इस प्रकार से ये 4 पुत्री कोशिकाएं या 4 सेल डिवीजन बन गए। इन चारों को अपन ने एक कॉमन नाम दिया, इनको बोलते हैं स्पर्मेटोटेड। अब ये इमेच्योर हैं, अभी ये मैच्योर नहीं हुए, अभी ये इमेच्योर हैं, मैच्योर नहीं हुए। मैच्योर इनको करने के लिए स्पर्मियोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है। कौन सी होती है? स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस होती है, जिनमें इन स्पर्मेटिड का मैच्योरेशन होता है, और मैच्योर होकर के ये स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, जो मैच्योर फॉर्म है स्पर्म की। आई बात समझ में? देखो इसे मैंने क्या बताया था, म्यूकोजल लेयर होती है, म्यूकोजल लेयर में 2 सेल मिलती हैं, सेल ऑफ फीडिंग और सर्टोली सेल। सर्टोली सेल से क्या बनते हैं? स्पर्म। तो सर्टोली सेल ये रही, इसने यहां पर क्या दिए? स्पर्मेटोगोनिया बनाए, और स्पर्मेटोगोनिया को अपन ने क्या बोला? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद ये पहले सबसे फर्स्ट मियोसिस डिवीजन में एंटर होते हैं। एंटर होने के बाद ये कंप्लीट नहीं कर पाते, कितने दिन तक? 16 डेज तक ये प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट रहते हैं। ओके, फिर से आफ्टर 16 डेज के बाद ये 2 अलग अलग अपना स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, जो बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहां तक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक क्रोमोसोम की संख्या 46XY थी, लेकिन जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो इनके क्रोमोसोम की संख्या हैप्लॉइड होगी। कैसे? 23 इधर, 23 इधर। वापस से सेकेंड मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होगा, और ये वापस से फिर स्पर्मेटोटेड बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, स्पर्मेटोटेड एक इमेच्योर फॉर्म है स्पर्म की।
अभी स्पर्म मैच्योर नहीं हुए। जैसे ही स्पर्मेटोइड बन जाते हैं, स्पर्मेटोइड के बाद इनका मैच्योरेशन होता है थ्रू द स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस। उसके बाद स्पर्मेटोजोआ, जो मैच्योर फॉर्म है स्पर्म की, उसे बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कौन सी फेज में अरेस्ट होती है? प्रोफेज फर्स्ट में। कितने दिन तक अरेस्ट होती है? 16 डेज तक। ठीक है, यहां पूछ लेता है कि स्पर्मेटोटिड से मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बनने के लिए कौन सी प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल होती है, कौन सी प्रोसेस जिम्मेदार है? स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, ये हुआ आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, कैसे बनते हैं स्पर्म और मैच्योर कैसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं इसका वे, यानी कि रास्ता क्या है, यानी कि अपन वे है द पाथवे ऑफ स्पर्म। ठीक है, यानी कि ये स्पर्म अब बन चुके हैं सब म्यूकोजल लेयर में, जो म्यूकोजल लेयर थी उसमें बन चुके हैं अब ये स्पर्म। ठीक है, अब सब म्यूकोजल लेयर से इनको वहां भी तो पहुंचना है प्रोस्टेट तक, तो प्रोस्टेट तक पहुंचने के लिए पाथवे है। सबसे पहले ये कहां थे? सबसे पहले ये किसमें थे? सब म्यूकोजल लेयर में। ठीक है, म्यूकोजल लेयर, म्यूकोजल लेयर से इनको, यहां से इनको कौन रिसीव करता है? ये इनको कहां पर डालते हैं? सेमनी, यहां से इनको सेमनीफेरस ट्यूबुल्स रिसीव करती हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूबुल्स इनको आगे लेकर के कलेक्टिंग डक्ट में डालती हैं। कलेक्टिंग डक्ट से ये सीधे कहां पहुंचते हैं? एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस से ये कहां पहुंचते हैं? वास डिफेंस में। और वास डिफेंस से सेमनी, वास डिफेंस से ये कहां पहुंचते हैं? प्रोस्टेट, एंड प्रोस्टेट से यूरेथ्रा। कैसे? देखो, जैसे मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, देखो ऐसे, जैसे मान लो ये आपका एपिडाइमस है और ये टेस्टिस है, और टेस्टिस से में ये जो सब म्यूकोजल, जो सॉरी म्यूकोजल लेयर है, और यहाँ पर ये ठीक है, ये सब म्यूकोजल लेयर है, ये आपका सेमनीफेरस ट्यूबुल्स है, और सेमनीफेरस ट्यूबुल्स से कहाँ? ये आपका कलेक्टिंग डक्ट है। डक्ट से कहाँ आया? ये एपिडिडाइमस में, और एपिडिडाइमस से ये कहाँ पहुंचता है? वास डिफेंस में, और वास डिफेंस से प्रोस्टेट। यानी कि ये इनका कलेक्टिंग, ये इनका पाथवे है म्यूकोजल लेयर से सेमनीफेरस ट्यूबुल्स में, उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट से एपिडिडाइमस में, एपिडाइमस से वास डिफेंस में, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड में। ठीक है, प्रोस्टेट से सीधा यूरेथ्रा में। अब एक चीज ध्यान रखो, आपसे अगर कोई पूछ ले कि इसमें एपिडिडाइमस का रोल क्या है, इनके फंक्शन होते हैं अलग अलग। इस एपिडिडाइमस के सम्मान में अपन 3 बातें याद रखना। सबसे पहले, स्पर्म को फर्स्ट मोटिलिटी यही प्राप्त होती है। दूसरी बात, इसके सम्मान में ध्यान रखना, इसको वेयर हाउस ऑफ स्पर्म भी बोला जाता है। ठीक है, और थर्ड बात कि इसको ये कुछ अमाउंट में न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कराता है। किसको? स्पर्म को। एपिडिडाइमस के बारे में आपको 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये, एपिडिडाइमस के अंदर स्पर्म को फर्स्ट मोटिलिटी प्राप्त होती है। दूसरा, वेयर हाउस ऑफ स्पर्म को अपन ने एपिडिडाइमस बोला, साथ में ही इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड भी यही कराता है। ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन है जो आए हुए हैं आपके एग्जाम में। फर्स्ट मोटिलिटी तो कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार आया है कि फर्स्ट मोटिलिटी शुड बी अज्यूम बाय स्पर्म। कौन सी स्ट्रक्चर है आपकी? एपिडिडाइमस। कई बार आया है क्वेश्चन ये एग्जाम में। ठीक है, वेयर हाउस और न्यूट्रिशन प्रोवाइड भी कराती है। उसके बाद अपन बात करते हैं, ये है आपका
कंप्लीट पाथवे और उसकी जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। अब जो अपन बात करते हैं कि स्पर्म मैच्योर हो गया तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी एनाटॉमी कैसी है, उसके बारे में बात करते हैं अभी। ठीक है, अब देखते हैं अपन स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, ठीक है, ये ध्यान रखो आप। ये जो स्पर्म है, इस स्पर्म का जो ये वाला एरिया है इसको अपन ने बोला है हेड। ये वाला एरिया यहां से लेकर के यहां तक है नेक पार्ट। ये वाला एरिया यहां से यहां तक बॉडी, एंड देन ये इज द टेल। ठीक है, तो लास्ट का पार्ट है वो आपका टेल बनाता है। ठीक है, स्पर्म के जो हेड पार्ट है वो हेड पार्ट के ऊपर दो लेयर प्रेजेंट होती हैं। एक होती है पेराइटल एंड सेकंड विसरल लेयर। अपर की जो लेयर है वो होती है पेराइटल और इनसाइड होती है वो होती है विसरल लेयर। इनके अंदर एक्रोसोमियल कैप प्रेजेंट होता है। जो कैप है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं अपन एक्रोसोमियल कैप। इस कैप के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसी न्यूक्लियस में क्या होते हैं आपके क्रोमोसोम। ठीक है, इस एक्रोसोमियल जो कैप होता है, इस कैप में हाइलोरोनेडेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। इस एंजाइम का मेजर रोल है, इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, इसलिए मैंने इसको बताया है। अगर आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है तो आपको बोलना है हेड पार्ट या फिर एक्रोसोमियल कैप में। अब कोई आपसे ये पूछ ले कि इस हाइड्रोजन एंजाइम का सीक्रेशन कौन सी लेयर कराती है, तो वो है आपकी विसरल लेयर। ठीक है, हेड पार्ट है। अब बात आती है नेक पार्ट है। जो नेक पार्ट में आपके प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और ये यू वेल वेरी नो व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। प्रीवियस क्लास में जो ऐसा क्लास ले रहे हैं कंटिन्यू, वहां पर सेल पढ़ाया था और सेल में आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस को बोलते हैं सेल का। यानी कि इस स्पर्म को एनर्जी कहां से मिलेगी, वो ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कराएगा इसको एनर्जी। बॉडी पार्ट का कोई फंक्शन नहीं है, केवल टेल पार्ट का फंक्शन है। जो ये क्या करता है, जो टेल पार्ट है, ये टेल पार्ट मूवमेंट, ये मोटिलिटी या मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, ये स्पर्म की स्ट्रक्चर है। अब इसकी बात करते हैं अपन साइज की, देखें तो 56 माइक्रोन इसकी साइज होती है। ओके, 56 माइक्रोन साइज होती है। ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉल सेल होती है। क्लियर बात। उसके बाद अपन, ये तो थी इसकी स्ट्रक्चर, स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अब वो अपन बात करते हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर अपन ने देख ली। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि स्पर्म के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है स्पर्म के बारे में कि लाइफ स्पान ऑफ स्पर्म वो है आपका 24 to 48 आवर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, डाटा वेरिएशन हो सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं दे रखा हो तो अपन इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं 72 आवर्स। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको ये दे रखा है तो ये आंसर राइट होगा। ये तो देख लेना आंसर किस प्रकार से, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेसिकली जो है कि इसके जो लाइफ स्पान है वो 48 से 72 आवर्स। मैक्सिमम कोई पूछता है तो वो है 96 आवर्स। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन की। देखो मोस्ट ऑफ बुक में दे रखा है 48 to 72 आवर्स। ठीक
ठीक है। अगर ये दे रखा है आपको ऑप्शन में तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को ही देनी है। 48 to 72 आवर्स आपको दे रखा है तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी यही जानना है। और उसके बाद अगर आपको ये दे रखा हो 72 आवर्स बिलो, ये नहीं दे रखा हो, तब आपको सेकंड प्रायोरिटी इस पर जाना है। जब आपको लास्ट में, जब इसमें इन दोनों में से कोई डाटा बेस आपके पास नहीं हो, लास्ट में जो आपको जाना है 24 to 48 आवर्स, ये थर्ड प्रायोरिटी है। इसलिए अगर आपको ऑप्शन में ये तीनों में से जो सबसे पहले आपका क्या ऑप्शन रहेगा राइट आंसर टिक करने का, 48 to 72 आवर्स, सेकंड प्रायोरिटी रहेगी आपकी 72 आवर्स लेस देन, और थर्ड प्रायोरिटी आपकी है। क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए पूछ लेता है कि जो स्टूडेंट्स है उसको कितना नॉलेज है। अब वो आपको कई बार क्या है एग्जैक्ट डाटा ये था जिस प्रकार से कि टारगेट आई कि वो क्या है उसमें क्वेश्चन दे रखा है वेजाइनल पीएच के बारे में, तो उसमें वो अपन जो बेसिकली मानते हैं कि 4 से 5 होती है पीएच, वेजाइनल पीएच, लेकिन वहां पर ऑप्शन नहीं दे रखे, इसका ऑप्शन नहीं दे रखा। तो उसी प्रकार से आपको ऑप्शन देख करके टिक करना है कौन सा आपका आंसर राइट हो सकता है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये रहेगी 48 to 72 आवर्स। ओके फ्रेंड, ये ध्यान रखना क्योंकि हम जो डाटा देते हैं वो डाटा एग्जैक्ट वहां आपको ऑप्शन में नहीं मिलते हैं कई बार, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए आपको बता रखा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड प्रायोरिटी ये, थर्ड प्रायोरिटी आपकी ये रहेगी। ठीक है, ये आपका लाइफ स्पान ऑफ स्पर्म। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं स्पर्म के बारे में कि यानी कि जो स्पर्म के हाईएस्ट जो रहता है वो कितना है 96 आवर्स मैक्सिमम तक रहता है। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं स्पर्म के बारे में। तो जो स्पर्म है इसके कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका काम क्या था, एनर्जी प्रोवाइड कराना। जब मैं फर्टिलाइजेशन पढ़ाऊंगा उस दौरान बताऊंगा कि जो स्पर्म का हेड पार्ट ही एंटर होता है, बाकी का जो पार्ट है वो बाहर ही रह जाता है। वो क्यों होता है हेड पार्ट, क्योंकि हेड का जो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट है, जो हेड का सबसे लोअर पार्ट है वहां नेक प्रेजेंट होती है, नेक पर ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो इसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसीलिए हेड पार्ट वहां पर है। जब मैं पढ़ाऊंगा एमोलॉजी आपको बता दूंगा कैसे। ठीक है, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। तो स्पर्म कैपेसिटेशन एक टर्म आती है, स्पर्म कैपेसिटेशन। ठीक है, स्पर्म कैपेसिटेशन। मैं इस कैपेसिटेशन के लिए बस एक लाइन ही बोलूंगा, स्पर्म शुड बी अचीव विच स्टेट व्हेन दे टू फर्टाइल ओवम। यानी कि उस स्पर्म की वो स्टेट या उस चीज को अचीव करता है या उसकी ऐसी मोटिलिटी जिसके दौरान वो किसी ओवम को फर्टाइल कर सकता है, तो वही है इसका कैपेसिटेशन। अब क्वेश्चन यहां से ये नहीं पूछता कि कैपेसिटेशन होता क्या है, ये पूछता है कि ये स्पर्म कैपेसिटेशन होता कहां है। तो स्पर्म कैपेसिटेशन आपका वेजाइना यानी कि जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होते हैं फीमेल के वहां होता है, या मैं एक लाइन बोलता हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, अब आप जैसे मान लो ये वेजाइना, जैसे ही स्पर्म जैसे स्पर्म यहां पर सिक्रेट किए वेजाइना में, तो ये हाइपर मोटाइल होकर गति करते हुए और ओवम तक पहुंचते, और इनकी इसी गति को अपन ने क्या नाम दिया, स्पर्म कैपेसिटेशन। यानी कि इनकी जो एबिलिटी है मोटिलिटी, साथ में टू फर्टाइल ओवम। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे चल के, लाइफ स्पान हो गया इसका, स्पर्म का, स्पर्म कैपेसिटेशन हो गया। ठीक है, और आगे अपन बात करते हैं अब ओवम के बारे में। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन कौन कौन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं ओवम के बारे में कि ओवम की स्ट्रक्चर क्या होती है। अपन ओवम का मैच्योरेशन प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं मैं, oogenesis प्रोसेस बोलते हैं, जो मैं प्रीवियस क्लास में डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूं, वहां से आप नोट रेफर कर सकते हैं। मैं ओवम की यहाँ बताऊंगा, स्ट्रक्चर बताऊंगा, ओनली एनाटॉमी क्या है ओवम की। ठीक है, ओवम की जो एनाटॉमी है वो उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा।
ठीक है, ये ओवम, इसके जो अपर एस्पेक्ट पे जो लेयर प्रेजेंट होती है, इसके अपर एस्पेक्ट पे जो लेयर प्रेजेंट होती है, इसको अपन ने नाम दिया कोरोना रेडिएटा। ठीक है, इसके इनसाइड जो लेयर होती है, इसको अपन ने नाम दिया जोना पेलिसोडा। जो मेन ओवम की लेयर होती है, मेन जो ओवम को कवर कर रखती है, उसको अपन ने नाम दिया वेटेलाइन मेम्ब्रेन। वेटेलाइन मेम्ब्रेन। और इसी जो मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं फीमेल क्रोमोसोम। फीमेल क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये दोनों के बारे में हो गई। इसके बारे में ये आपका न्यूक्लियस होता है। अब आपको एक स्पेस दिखाई दे रहा होगा, ऐसा स्पेस जो जोना पेलिसोडा और वेटेलाइन मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, इस स्पेस को नाम दिया पेरी वेटेलाइन स्पेस। ठीक है, अब ये वो स्पेस है, मैं आपको बताऊंगा कि ये वही स्पेस है जहां पर हेड पार्ट एंटर होता है और यहीं पर उसका जो रिमेनिंग पार्ट है स्पर्म का, बॉडी का, वो इसी में रह जाता है। हेड पार्ट सिर्फ यहां से एंटर करके इसको आगे बढ़ता है। ठीक है, ये स्पर्म की स्ट्रक्चर है। सबसे पहले अपन बढ़ते हैं इसकी साइज के बारे में। 156 माइक्रोन्स की साइज होती है। ह्यूमंस की सबसे लार्ज सेल होती है, सॉरी 130 यानी ह्यूमन की सबसे जो बड़ी सेल, लार्ज सेल होती है, वो यही होती है। उसके बाद इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, आउटर लेयर कौन सी है इसकी? कोरोना रेडिएटा। इनसाइड लेयर कौन सी? जोना पेलिसोडा। जो मेन ओवम की लेयर है, अब कुछ ऐसे पूछ लेता है मेन ओवम लेयर, इतना बोल देगा आपको, ये तीन ऑप्शन दे देगा। अब ओवम की लेयर कौन सी है? मेन तो यही है जहां पर रिप्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या नाम दिया अपने? वेटेलाइन मेम्ब्रेन। और वेटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलिसोडा के बीच का जो स्पेस है, ये जो स्पेस दिखाई दे रहा है, ये स्पेस, इस स्पेस को अपन ने नाम दिया पेरीवेटेलाइन स्पेस। ठीक है, अपन बात करते हैं लाइफ स्पान ऑफ ओवम के बारे में। वो आपका होता है 12 to 24 आवर्स। मैक्सिमम कोई बात करे आपसे कि मैक्सिमम कितना होगा, तो वो आपका 48 आवर्स। ठीक है, क्लियर बात? लाइफ स्पान हो गया इसका। उसके बाद जो कोरोना रेडिएटा है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो कोरोना रेडिएटा है, ये आपकी हाइलुरोनिक एसिड की बनी होती है। हाइलुरोनिक एसिड की बनी होती है। जब मैं एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि इस एसिड का या इस मेम्ब्रेन का इससे क्या संबंध है, हाइलुरोनिक एसिड से। हाइलुरोनिक एसिड वो है क्योंकि जो हाइड्रोजन एंजाइम जो प्रेजेंट होता है मेल जो स्पर्म है, स्पर्म के एक्रोसोमल कैप से हाइड्रोजन एंजाइम होता है, और ये हाइलुरोनिक एसिड है, तो एंजाइम इस एसिड को डिग्रेड कर देता है या डाइजेस्ट कर जाता है, जिसकी वजह से यहां से वो एंटर कर जाता है। इसका स्पेशल काम, यहां से क्वेश्चन नर्सिंग में ही पूछे जाते हैं और नीट एग्जाम में AIPMT में सबसे स्पेशल क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT में। कोरोना रेडिएटर का मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है पॉलीस्पर्मिया को प्रिवेंट करना। पॉलीस्पर्मिया प्लस पॉलीस्पेसीज को प्रिवेंट करना। इसके दो फंक्शन और हैं। पॉलीस्पर्मिया का मतलब होता है कि एक स्पर्म के फर्टिलाइज होने के बाद दूसरे स्पर्म को एंटर होने से रोकना। पॉलीस्पेसी का मतलब होता है कि केवल मेल गैमेट्स ही 80% इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, यहां से एंटर कर सकते हैं। अदर कोई भी अगर स्पर्म होंगे एनिमल्स के, तो वहां ये उसको डाइजेस्ट, ये इसको एंटर नहीं होने देगी। ये भी इसका काम है। AIPMT में पूछा है क्वेश्चन है ये कि पॉलीस्पर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए ओवम की कौन सी लेयर जिम्मेदार है। ठीक है,
कौन सी है, कोरोना रेडिएटा। आई बात समझ में? ये है इसके बारे में, ओवम के बारे में स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अपन यहाँ तक पढ़ चुके हैं फंडामेंटल्स ऑफ जो है सिस्टम के बारे में, उसमें अपन ने पढ़ लिया ओजन क्या होता है, ओवम की स्ट्रक्चर क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है स्पर्म की। अब क्वेश्चन पूछ ले कोई, कैसे क्वेश्चन आते हैं तो वो देख लो आप एक बार। यानी कि इस पूरे जो फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, इस पूरे में जो क्वेश्चन आते हैं गैमेट से रिलेटेड, वो क्वेश्चन काफी पूछे गए हर बार। काफी छोटे क्वेश्चन तो बट थोड़े से उनके आंसर टिपिकल है, ये ध्यान रखना। ये से क्वेश्चन क्या है, आपका सिलेक्शन नहीं करवाते, बस सिलेक्शन रुकवाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वही, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम कितने होते हैं, कितने, 46। ठीक है, फर्स्ट मोटिलिटी कहां प्राप्त होती है, एपिडिडाइमस में। ओके, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डेवलप कहां से होता है, सेल ऑफ लीडिंग। स्पर्म कहां से डेवलप होता है, सर्टोली सेल से। लाइफ स्पान की बात करूं मैं, वन वर्ड में, ओवम का कितना होता है, 24 आवर्स, मैक्सिमम 48 आवर्स। और स्पर्म की बात करूं मैं तो वो है आपका 48 to 72 आवर्स, मैक्सिमम 96 आवर्स। ठीक है, लाइफ स्पान हो गया। उसके बाद वेयर हाउस ऑफ स्पर्म इज एपिडिडाइमस। ठीक है, उसके बाद जो सेमनी वेसिकल्स हैं, सेमनी वेसिकल्स स्पर्म में फ्रक्टोज का श्रावण करती हैं, फ्रक्टोज का क्रिस्टन करती है, ध्यान रखना। स्पर्म में फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। ये फ्रक्टोज किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेक्रेशन करना, सेमी वेसिकल्स प्रेजेंट होती है प्रोस्टेट से पहले जो होती है, उनका काम होता है क्या, फ्रक्टोज का किसका सेक्रेशन, किसमें, स्पर्म में। और इनका फंक्शन होता है कि ये जो विस्कस जो आपका है, मतलब आपका जो थिक, आपका जो गाढ़ा स्पर्म है, उसको बिल्कुल ऐसे बनाती है स्मूथली वाला। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आगे फर्दर जो है मूवमेंट में इसको हेल्प मिलती है। क्योंकि आप देखो, अगर इस शहद को गिराओगे तो शहद आगे बढ़ेगा, और एक साइड में रहो पानी को चलाओ तो पानी की मोटिलिटी ज्यादा है, जबकि शहद की कम है मोटिलिटी। ठीक है, ये इसका काम होता है। उसके बाद इसके अंदर ये यहां से क्वेश्चन ध्यान रखना आप, ओवम में भी मैं बता चुका हूँ, ओवुलेशन जब उस स्टोरी में पढ़ाया था, उस प्रोसेस में बताया था। क्रोमोसोम संख्या याद रखनी है, कितनी होती है। ये आपके क्वेश्चन से जो आपके पूछे गए हैं एग्जाम में, हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। ठीक है, इन क्वेश्चनों का रिव्यू है। ठीक है, और अब तक जो पढ़ने पड़ा वो अपना कंप्लीट हो चुका है। रिप्रोडक्शन जो फंडामेंटल रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें पढ़ने स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस के बारे में दोनों की स्ट्रक्चर पढ़ ली, और कौन कौन से क्वेश्चन जो आते हैं उनके बारे में पढ़ने कंप्लीट स्टडी कर ली है। सो यहाँ अपना खत्म होता है फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, थैंक यू। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।